ये है डीआरसी, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। इस कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा है $584, जिसका मतलब है कि एक एवरेज इंसान हर दिन सिर्फ $2 कमाता है। ये नंबर 6% कम है ग्लोबल एवरेज से। ये पॉवर्टी के लेवल में जीडीपी का कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि लोग अपने काम की चीजें खुद बनाते हैं rather दैन कंट्री के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें। अगर आपको लग रहा है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, फिक्र मत कीजिए, हम ये कवर करेंगे कुछ टाइम में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है कि उसको गरीब रहने की जरूरत ही नहीं। डीआरसी के पास दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है। अगर डीआरसी इफिशिएंटली ये सब रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर सकती तो वो $24 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। इतने पैसे से हर कॉन्गोलिस सिटीजन का लिविंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड से मैच हो सकता है अगले 25 साल के लिए, और वो अज्यूम करे बिना कोई भी इंडस्ट्री ऑपरेट करे और कोई री इन्वेस्टमेंट के, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाला अजम्पशन होगा। एक्चुअल में जो भी पैसा नेचुरल रिसोर्सेज को बेच के आता है उसको दूसरे इंडस्ट्री को बिल्ड करने में लगाया जाएगा और पूरी कंट्री बहुत प्रॉस्पर करेगी। इस हिसाब से डीआरसी दुनिया की सबसे अमीर कंट्री बन जाएगी। बट ये देश ग्रस्त है करप्शन, वॉर और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से। इस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेस सिर्फ जेमस्टोन्स, मेटल ओर्स और पेट्रोलियम के ही नहीं है, बट इस देश में बहुत बड़े नेचुरल रिजर्व्स है कोल्टान, कोबाल्ट और लिथियम के, जो कि एक इसेंशियल कंपोनेंट है स्टोरेज डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ते मार्केट के वजह से इन मटेरियल्स का भी ग्लोबली डिमांड राइज होने वाला है, और अगर डीआरसी के रिजर्व को इफिशिएंटली यूज नहीं किया गया तो ईवी इंडस्ट्री के ग्रोथ पे रुकावट आ सकती है। बट ऐसी क्या चीज है जो डीआरसी को अपने नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठाने में रोक रही है? ग्लोबल कम्युनिटी ऐसा क्या कर सकती है इन बैरियर्स को हटाने के लिए? और ऐसी कोई वजह है जिससे डीआरसी के इकोनॉमिक फ्यूचर में कोई आशा की किरण दिखे? 1960 में डीआरसी को इंडिपेंडेंस मिला बेल्जियम से। बेल्जियम ने डीआरसी को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया उनके फार्मलैंड से, प्रीशियस स्टोन से और ह्यूमन स्लेवरी से। इंडिपेंडेंस एक पॉजिटिव स्टेप्स था लोगों के लिए, बट उसको बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली हैंडल किया गया। तब डीआरसी का पॉपुलेशन था 20 मिलियन और उनमें से सिर्फ 16 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे। 16 मिलियन नहीं, 16,000 भी नहीं, सिर्फ 16 लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे। बेल्जियम ने डीआरसी को रातों रात छोड़ दिया और एक कंट्री को कैसे चलाए इसका कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल डीआरसी के लोगों को नहीं दिया। डीआरसी को पता ही नहीं था कि उनके खुद के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे हैंडल करना है। इंडिपेंडेंस के पहले सिर्फ 3 कॉन्गोलीज लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। इन सब के वजह से डीआरसी का सिविल सिस्टम कोलैप्स हो गया, कंट्री का एक्सपोर्ट बंद हो गया, और इस कोलैप्स के कारण पॉलिटिकल और इथनिक ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो गई। इस पीरियड को हम कहते हैं कॉन्गो क्राइसिस। इनडायरेक्टली ये फाइट यूएसए और सोवियत यूनियन के सपोर्ट से चल रहा था, जो कि लैंड यूज करते हैं किसी और कंट्री की एज अ प्रॉक्सी बैटलफील्ड, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। 1965 में एक पॉलिटिकल स्टेलमेट हुआ जिसके वजह से इलेक्शंस हुए, और इसके बाद यूएस के साजिश से एक मिलिट्री कंट्री कू बनाया गया जिसमें मोबुटू सेसे सेको को कंट्री का सोल लीडर बनाया गया, जिसने कंट्री में मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाया। पॉलिटिकल टेंशंस और डिविजन्स अभी भी कंट्री में जैसे के वैसे ही थे, सो पावर में रहने के लिए मिलिट्री वायलेंस यूज किया गया। हम यहाँ पे ह्यूमन सफरिंग जो हुआ इसके वजह से ये तो छोड़ ही देते हैं, बट लोगों के लाइफ में जो डेली के कॉन्फ्लिक्ट्स और डेली के स्ट्रगल्स थे जिंदा रहने के लिए डिक्टेटरशिप के अंदर में, इस वजह से ये कंट्री कभी किसी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाया ताकि वो अपने कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप कर सके। बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि चाहते थे कि वो अपने ऑपरेशन डीआरसी में सेटअप करें। 1971 टू 1997 में कंट्री जैसे यूएसए, कनाडा, नॉर्वे के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन आता है ऑयल एक्सट्रैक्शन प्राइवेट कंपनी से। कंपनी से ऑयल का प्राइस निगोशिएट करता है, जो कि सिटीजन्स को कम प्राइस में पेट्रोल देते हैं, जो कि गवर्नमेंट को वोट देते हैं और कंट्री को चलाते हैं। बट डिक्टेटरशिप में पूरा बेनिफिट डिक्टेटर को ही जाता है।
बट स्टिल एक्सट्रैक्शन कंपनीज को एक लेवल का स्टेबिलिटी चाहिए होता है अपने ऑपरेशंस को सेटअप करने से पहले। गवर्नमेंट को ब्राइब देके माइंस का एक्सेस लेना ये कोई नई बात नहीं है अफ्रीकन कंट्रीज में। इसका मतलब है कि डीआरसी कोई भी टाइप की इंडस्ट्री नहीं बना पाया। मीन्स माइनिंग भी यहाँ मोस्टली बाय हैंड ही होता है, बेसिक्स टूल्स को यूज करके। मतलब कि वर्कर बहुत ही कम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर इकोनॉमी फेयर भी होती तो वर्कर्स को ज्यादा रोजी नहीं दिया जाता। अगर हम डीआरसी के माइंस किसी एडवांस इकोनॉमिक के माइन से कंपेयर करें तो वहाँ पे बहुत ही कम इक्विपमेंट्स यूटिलाइज होते हैं और ह्यूमन पावर भी बहुत कम लगता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज को लोन देते हैं ताकि कंट्री कुछ प्रोडक्टिव इंडस्ट्री सेटअप करे। थ्योरी में आईएमएफ डीआरसी को लोन दे सकती है ताकि वो अपने कंट्री में रोड्स बनाए और इक्विपमेंट्स बाय करे ताकि वो इफिशिएंटली माइन कर सके उसके नेचुरल रिसोर्सेस। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको यूज किया जाएगा लोन को रीपे करने के लिए और ज्यादा इक्विपमेंट्स बाय करने के लिए। पिछले 50 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया गया डीआरसी को। मोस्ट ऑफ द पैसों का मिसमैनेजमेंट हुआ और करप्ट ऑफिशियल्स ने खा लिया। फाइनली आईएमएफ को सारे लोन्स को माफ करना पड़ा। फाइनली आईएमएफ जो कि क्रिएट किया है ऐसे कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, वो भी तंग आ गया डीआरसी से। आईएमएफ ने इकोनॉमिक एडवाइजर्स को भी सेंड किया ताकि अच्छा प्लान बना सके कंट्री के लिए, बट वो चैलेंज को ओवरकम नहीं कर पाए। इंडिपेंडेंस के बाद के डीआरसी के बहुत सारे लीडर्स को चाहिए ही नहीं कि उनके लोग कुछ अच्छा करें, क्योंकि अगर अमीर लोग वहां पे रहेंगे तो उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये बात गौर करने की है। जो हम लोगों को एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम लगता है, इसका ह्यूमैनिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। डीआरसी के पॉवर्टी को समझना एडवांस कंट्रीज के इकोनॉमिस्ट की बस की बात नहीं है, क्योंकि वेल्दी कंट्री के इकोनॉमिस्ट्स भी आर्थिक रूप से अमीर ही होते हैं। ये कह के कि डीआरसी का जीडीपी पर कैपिटा $584 है और एक एवरेज सिटीजन सिर्फ $2 पे अपना रोज निकालता है, ये टेक्निकली एक्यूरेट है, बट ये नंबर डीआरसी के लोगों का एक्चुअल स्ट्रगल और फाइनेंशियल रियलिटी का अंडरस्टैंडिंग नहीं देता। जीडीपी मतलब एक इकोनॉमी का टोटल मार्केट आउटपुट, वो टोटल नंबर ऑफ गुड्स एक साल में। बट ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो जीडीपी में नहीं आती, जैसे कि नॉन फाइनल गुड्स। नॉन फाइनल गुड्स मतलब सपोज एक इंजन है जो कि फाइनली जाके एक कार में लगेगा। अगर एक कार सेलर ये इंजन को यूज करता है अपने कार में, जो कि वो $25,000 की बेचता है, तो ये पैसा ही जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। जीडीपी में इलीगल गुड्स और सर्विसेज भी ऐड नहीं होते। टेक्निकली ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, बट जो लोग इलीगल काम करते हैं वो अपनी वेल्थ को गवर्नमेंट में कभी रिपोर्ट ही नहीं करते ताकि वो जीडीपी में इंक्लूड हो। फाइनली हाउस होल्ड इंडस्ट्री जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते। हाउस होल्ड प्रोडक्शन मतलब एक कारपेंटर जो कि एक डाइनिंग टेबल बना के देगा किसी फैमिली को, ये टेक्निकली वैल्यू ऐड करता है, बट ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये गुड्स मार्केट को सप्लाई नहीं किया गया। अगर ये वुड वर्कर डाइनिंग सेट बेचता है तो फिर ये जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक कंट्री सिर्फ $2 पर डे पे कैसे सस्टेन कर रहा है, तो ये इसको एक्सप्लेन करेगा। ऑफ कोर्स इस कंट्री में लाइफ बहुत हार्ड है और मैं किसी भी तरीके से अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ पॉवर्टी को। ऐसे कंट्री में जहाँ सब लोग इतने पुअर है, वहाँ बिजनेस अपने गुड्स के लिए ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाते, सो जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम होता है। इकोनॉमिस्ट परचेसिंग पावर पैरिटी यूज करते हैं क्योंकि ये फेयर नहीं है कि ऐसे कंट्री के $2 को किसी ऐसे कंट्री से कंपेयर करें जहां $50 में कोई लंच भी ना खरीद सके। डीआरसी में तो लंच सिर्फ 50 सेंट्स का ही मिलता है। परचेसिंग पावर पैरिटी पे एडजस्ट करने के बाद डीआरसी का जीडीपी है $1,179, मतलब एक एवरेज पर्सन का लिविंग है $4 पर डे। ये इम्प्रूवमेंट है, बट इतना ज्यादा भी नहीं। लोग ऐसे कंट्रीज में सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं अपने घरेलू चीजों के लिए या फिर अपने कम्युनिटी लेवल पे। वो अपना खाना खुद उगाते हैं, अपना पानी का अरेंजमेंट खुद करते हैं
और बहुत सारे केसेस में तो अपना घर भी खुद से ही बनाते हैं। ये सब हाउस होल्ड प्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स है और ये नेशनल जीडीपी का पार्ट नहीं है। मतलब लोग जो $2 कमाते हैं वो उसको सिर्फ खर्च ऐसे चीजों पे करते हैं जो वो खुद से नहीं बना सकते, जैसे टूल्स और फ्यूल। हालांकि ऐसे करने से लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, बट इस चीज से गरीबी और भी बढ़ती जाती है, क्योंकि इस तरीके के इकोनॉमी में कोई भी एक चीज पे स्पेशलाइज नहीं कर सकता। एक इकोनॉमी का फाउंडेशन ही होता है कि उसमें लोग और कंपनी या इवन एक पूरी की पूरी कंट्री कोई एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करे और उसमें बेहतर बने। क्योंकि सभी लोग अगर स्पेशलाइज करते हैं किसी ना किसी चीज पे और वो उस चीज का ट्रेड करते हैं तो सबके पास ज्यादा से ज्यादा चीजें रहेगी। एडम स्मिथ, जिन्हें कहते हैं ग्रैंडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स में, वो इस चीज को एक सुई के एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर किसी इंसान को एक सुई बनानी है पूरे स्क्रैच से तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उनको जाके पहले आयरन ओर को माइन करना पड़ेगा, फिर उसको गर्म करके स्टील में कन्वर्ट करने पड़ेगा। उस स्टील में से उनको फिर थिन वायर निकालनी पड़ेगी। उसके बाद वो वायर को छोटे छोटे कट्स देके शेप में कट करना पड़ेगा। उसके बाद उनको वो छोटे छोटे शेप्स को शार्पन करना पड़ेगा। उसके बाद भी उनके पास सिर्फ एक सुई रहेगी जो कि अकेले में कुछ नहीं कर सकती अनलेस आपके पास एक धागा हो। इससे बेटर ये रहेगा कि कुछ लोग फोकस करें माइनिंग पे, कुछ लोग मेटलर्जी पे और कुछ लोग शॉप्स बनाए जहाँ पे वो सिविंग पिन सेल कर सकते हैं। ये सभी लोग छोटा छोटा प्रॉफिट ले सकते हैं हर लेवल पे जितना उन्होंने वैल्यू ऐड किया है इस पूरे प्रोसेस में, और उस प्रॉफिट को यूज करने के लिए वो और भी ज़्यादा सिविंग नीडल्स खरीद सकते हैं और उसे आगे बेच सकते हैं। डीआरसी की हाउस होल्ड इंडस्ट्री लोगों को रोकती है किसी भी चीज़ स्पेशलाइज करने में ताकि वो अपनी इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ा सके। इकोनॉमिस्ट के लिए बोलना बहुत इजी है कि बाहर जाओ और स्पेशलाइज करो, बट जब मोस्ट ऑफ द पीपल $4 पर डे कमा रहा है तो ये इम्पॉसिबल है कि किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज हो ट्रेडिशनली। अगर जॉब्स अवेलेबल भी हो तो लोगों को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है कि वो लोगों को फॉरएवर स्टेबल जॉब्स रहेंगे, जबकि उनके हिस्ट्री में इतना एक्सप्लॉयटेशन और वॉर्स होते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको डीआरसी का ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, और आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।